प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, सम्राट विक्रमादित्य रात्रि के चतुर्थ प्रहर में कहानी का ताना बाना बुन रहे हैं मन ही मन कि आज ये हमारी परीक्षा का अंतिम पड़ाव आ चुका है। इस प्रतियोगिता के अंदर यदि मैंने थोड़ी सी भी गफलत कर दी तो अब तक की जीती हुई बाजी हार में परिवर्तित हो जाएगी और रानी लीलावती जीत जाएगी, क्योंकि रानी लीलावती के चेहरे से स्पष्ट झलक रहा था कि वो इस बार सुदृढ़ निर्णय करके आई है कि उसे मौन ही रहना है। और अब ऐसी कौन सी कहानी सुनाऊं जिससे कि रानी लीलावती बोलने के लिए समुद्यत हो जाए। विक्रमादित्य ने रानी के गले में पड़े कंठहार को संबोधित करते हुए कहा कि हे कंठहार, क्या तुम इस रात्रि के चतुर्थ प्रहर में मेरी बात सुनोगे? और मेरी बातों को सुनकर यदि मैं बीच में कोई तुम्हें सवाल पूछूं तो क्या तुम उसका समीचीन उत्तर दे पाओगे? कंठ ने कहा कि मेरी बड़ी दुर्गति हुई है, क्योंकि मेरा इतिहास यदि तुम पूछोगे ना है भद्र पुरुष, तो तुम्हारी भी रूह कांप उठेगी। मैं जमीनों के अंदर खदान में किस तरह से मेरा प्रादुर्भाव हुआ है ये तो अच्छे भी नहीं जानते हैं। महाराज विक्रमादित्य सोचने लगे कि बेताल क्यों इस तरह से फालतू बातें कर रहा है, क्यों अपना इतिहास दोहराने में इतना विलंब कर रहा है, समय लगा रहा है। और यदि इसने ज्यादा समय ले लिया तो प्रतिपल प्रतिक्षण मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है ये बेताल नहीं जान रहा है। अतः बीच में ही बात काटते हुए विक्रमादित्य ने कहा कि हे कंठहार, तुम्हारी व्यथा, तुम्हारा दुख मैं भली भांति से जानता हूं, मुझसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, पर इस समय मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि 3 प्रहर व्यतीत हो गए और निशा का चौथा प्रहर अर्थात अंतिम प्रहर की शुरुआत भी हो चुकी है। और मैं चाहता हूं कि यही समय रहता है कि ज्यादातर लोगों की आंखें बंद होने की कगार पर आ जाती है, डुलकियां लेते हैं और प्रातः काल की नींद बड़ी मस्ती वाली होती है। तो इस समय में सभी रात्रि से जग रहे हैं और कोई भी मेरे साथ वार्तालाप करने के लिए तत्पर नहीं है, क्योंकि रानी खुद ही नहीं बोलना चाहती है तो भला दूसरा कौन बोलेगा। इसलिए मैंने तुम्हें चुना है और मुझे विश्वास है कि तुम मेरी कहानी, मेरी बात अच्छी तरह से सुनोगे और उस प्रत्युत्तर में मुझे समीचीन उत्तर भी दोगे। कंठहार ने समझ लिया कि विक्रमादित्य क्या चाहते हैं। उसने कहा, जैसी आपका दिशा निर्देश होगा, आज्ञा होगी, मुझे मंजूर है, क्योंकि ये मेरा अहोभाग्य है। मुझ जैसे निर्जीव से कोई वार्तालाप नहीं करता, जबकि मैं रानी के भी गले की शोभा बढ़ाने वाला हूं। पर मैं बहुत ज्यादा उत्सुक भी हूं कि आज तुम्हारे जैसे पुरुष ने मेरी पहचान की और मुझसे बोलने के लिए उद्यत भी हुए। विक्रमादित्य ने कहा कि सुनो,
एक नगर के अंदर दो सजातीय परिवार वाले रहते थे। दोनों में प्रगाढ़ मित्रता थी। उनकी मित्रता के चर्चे पूरे नगर के अंदर व्याप्त थे। संयोग से उन दोनों के घर में एक ही समय, एक ही तिथि पर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई दोनों को। इधर पूर्व दिशा में रहने वाले परिवार के वहां पे भी पुत्र रत्न हुआ और पश्चिम दिशा में रहने वाले मित्र के वहां पर भी पुत्र रत्न हुआ। अब जब इन परिवार के अंदर इतनी घनिष्ठता थी, मित्रता थी, तो स्वाभाविक है परिवार के सदस्यों के बीच में भी एक दूसरे के प्रति मित्रता का होना। और ये जब बच्चे बड़े हुए, 10 साल के हुए, तो दोनों की मित्रता प्रगाढ़ता के अंदर आबद्ध हो गई। दोनों गहरे दोस्त हो गए। अब दोनों की शिक्षा दीक्षा एक साथ शुरू हुई। बस इतना ही था, एक पूरब की तरफ रहता था, एक पश्चिम की तरफ रहता था। दोनों धनाढ्य थे। दोनों परिवार के अंदर किसी भी तरह का अभाव अभियोग नहीं था। लक्ष्मी अपने पैर पसारे बैठी हुई थी। बच्चे समुद्र किनारे एक दिन ये दोनों की दोनों चले जाते हैं और मिट्टी के घरौंदे बनाने शुरू करते हैं। समय कब व्यतीत हो जाता है पता ही नहीं चलता है और धीरे धीरे सूर्य भी अस्ताचल की ओर जाने के लिए तत्पर हो जाता है। दोनों परिवार के अंदर चिंता होना स्वाभाविक है। छोटे छोटे दोनों बच्चे कहाँ चले गए? पूरे नगर में ढूंढ लेते हैं। आखिर ढूंढते ढूंढते दोनों परिवार के जन समुद्र तट पर आते हैं और जब उन दोनों को वहां पर देखते हैं खेल में व्यस्त और मस्त, बड़े नाराज होते हैं क्योंकि इन दोनों को समय का भान ही नहीं था। अंधकार छाने लगा था। दोनों ने उन दोस्ती के अंदर दीवार खड़ी कर दी कि आज के बाद तुम दोनों बिल्कुल भी नहीं मिलोगे। अब दोनों बड़े छटपटाने लगे क्योंकि एक दिन भी एक दूसरे को देखे बिना, एक दूसरे के पास बैठकर गप्पे मारे बिना इनका गुजारा ही नहीं होता था। 8 दिन का समय इन दोनों के लिए 8 साल जैसा हो गया था। दोनों छटपटाने लगे थे, जैसे बिना पानी के मछली तड़पती है ना, वैसी इनकी हालत हो गई। आखिर परिवारजनों को दया आ गई और उन्होंने उन्हें मिलने की छूट दे दी। दोनों मित्र मिलने लगे, धीरे धीरे बड़े होने लगे। अब उनकी उच्च कोटि की शिक्षा दीक्षा भी प्रारंभ हो गई। जब युवा हो गए तब भी वे घंटों मिलते थे और इनकी मित्रता के चर्चे जैसे इनके परिवार वालों के होते थे नगर के अंदर, वैसे ही होने लग गए इन दोनों के भी। दोनों एक तरह से देखा जाए तो शरीर दो थे, आत्मा एक ही थी। जैसे हम चलते हैं तो हमारी परछाई हमारे साथ साथ चलती, परछाई कभी भी साथ नहीं छोड़ती है, वैसे एक दूसरे थे। एक ही सिक्के के मानो 2 पहलू थे। दोनों एक बार ऐसे ही एकांत में बैठे थे तो पूर्व दिशा वाले मित्र ने कहा कि मित्र, तुम्हारे पिताजी मेरे पिता तुल्य है, तुम्हारी मां मेरी माता जैसी है, तुम्हारा भाई मेरे भाई जैसा है, तुम्हारी बहन मेरी बहन जैसी है। तो इसमें तुम नई बात क्या बोल रहे हो? अरे जैसे तुम मेरे माता पिता और बहनों को और भाइयों को समझते हो, ठीक उसी तरह मैं भी तुम्हारे माता पिता और बहन को अपनी बहन, अपनी माँ, अपना पिता समझता हूं। इसमें नई बात क्या हो गई? नहीं दोस्त, ठीक इसी तरह तुम्हारी पत्नी भी
मैं अपनी पत्नी जैसे समझूंगा और मेरी पत्नी को भी तुम अपनी पत्नी जैसे समझना। पश्चिम दिशा वाला मित्र बहुत हंसा, उसे गुस्सा भी आ रहा था कि तू कैसी मूर्खों जैसी बातें कर रहा है। अरे तुझे पारिवारिक रिश्तों का ज्ञान नहीं है क्या? तू क्या बक रहा है? उसने कहा नहीं, चाहे जो कुछ हो, हमारे भीतर दीवार नहीं होनी चाहिए। मेरी पत्नी तेरी पत्नी, तेरी पत्नी को मैं मेरी पत्नी समझूंगा। उसने कहा तू बेवकूफी जैसी बातें मत कर, और ऐसी बातें ठीक है आज तूने मेरे सामने कर दी, किसी और के सामने मत करना, नहीं तो तेरी जग हंसाई होगी। लोग तुझे मूर्खों का सरताज समझेंगे। भला ऐसा कभी हुआ है क्या? पत्नी सिर्फ अपने पति की होती है और पति सिर्फ अपने पत्नी का होता है। उनका रिश्ता बड़ा नाजुक होता है, तुम नहीं समझोगे। मुझे कुछ पता नहीं और मैं तुमसे आज वचन लूंगा, यदि मेरा विवाह पहला हो गया, तुम्हारे से पहले मेरी शादी हो गई, तो पहली रात सुहाग रात, वो रात मेरी पत्नी तुम्हारे पास आएगी, और यदि तुम्हारा विवाह पहले हो गया तो सुहाग रात तुम्हारी पत्नी मेरे पास आएगी। उसने कहा तुम बेवकूफी जैसी बातें मत करो, तुम्हारे अंदर अभी मेरे प्रति जो प्यार उमड़ रहा है ना, तुम भावुकतावश ऐसा कह रहे हो, पर भावुकता में किया हुआ निर्णय पश्चाताप का कारण बनता है। तुम इस बात को नहीं जान रहे हो, तुम नहीं समझ रहे हो। उसने कहा मुझे कुछ मालूम नहीं, तुम मुझे वचन दो या मत दो, पर मैं तुम्हें वचन देता हूं कि यदि मेरा विवाह पहले हुआ तो मेरी पत्नी प्रथम रात्रि के अंदर तुम्हारे पास आएगी। ये मौन रहा है, कुछ बोला नहीं। इसने सोचा सर फिरा है, कुछ भी मुंह में जो आया बड़बड़ कर रहा है, जिसके कोई सिर पैर नहीं है, ऐसी बातें कर रहा है। मौन रहा। इसने मौनम स्वीकृति लक्षणम समझ लिया। खैर दोस्तों, विधि का विधान बड़ा विचित्र होता है। इस संसार के अंदर कई तरह के अजीबो गरीब बातें होती रहती है, और संयोग देखिए इस पूर्व दिशा वाले मित्र का विवाह सुनिश्चित हो जाता है और पहले होता है। ये भी जाता है विवाह में, पर यह सब भूल चुका था। विवाह के पश्चात बारात वापस अपने नगर में लौटती है। ये मित्र कला प्रिय था, तो इसका अधिकांश समय पश्चिम दिशा में ही एक बंगलो था, बंगले में ही ये व्यतीत करता था। बंगले के अंदर बहुत बड़ा उद्यान भी था और अपनी कलाकृति वो वहीं पे बनाया करता था। तो विवाह से आते ही ये सीधा बंगले पर चला गया। इधर रात्रि का समय हुआ, पत्नी सुख शैया के ऊपर बैठकर अपने पति के आने का इंतजार कर रही है, क्योंकि पति पत्नी के जीवन के अंदर यह जो पहली रात्र होती है ना, अविस्मरणीय होती है। कोई भी इस रात को भूल नहीं सकता। ये भी पलक पावड़े बिछाकर अपने पति का इंतजार कर रही थी कि पति आए और जिंदगी भर का साथ निभाने के लिए आज की रात का आगाह अपनी सुमधुर बातों से वो शुरुआत करे। इसे ज्यादा समय का इंतजार नहीं करना पड़ा। पति आया, पर आते ही चुपचाप एक सुखासन के ऊपर बैठ गया, अत्यंत चिंताग्रस्त था। पत्नी ने सोचा कि पति अब आएंगे, अब बात करेंगे, और हम दोनों के बीच में, मतलब आमने सामने बैठने के बाद भी जो दूरी बन गई है, वो दूरी ये खुद ही तोड़ेंगे, आकर मेरा घूंघट उठाएंगे। जो एक पत्नी विवाह से पूर्व एक कन्या अपने मन के अंदर इस रात के लिए सपने संजोती है, वो सारी कल्पनाएं वो कर रही थी, पर यहां पर बात ही कुछ विपरीत होती नजर आ रही थी। उसने कनखियों से झांक कर देखा तो पति अत्यंत चिंताग्रस्त नजर आ रहे थे। उसने सोचा हो सकता है कोई टेंशन होगा, थोड़ी देर और इंतजार कर लेती हूं। पर जब
पति की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला, कोई बात करने का अंदाजा भी उसे नहीं लगा, तो इसने सोचा कि अब मुझे ही शर्म छोड़कर, लज्जा छोड़कर अपने पति से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अब मेरे पूरी जीवन के, पूरी जिंदगी के हम सफर, हम राही, हम साथी यही है। तो उसने पति के पास आकर, जो सुख शैया के ऊपर बैठे थे, सुखासन पर बैठे थे, उनके चरणों में आके बैठ गई और कहने लगी, क्या बात है, आप मुझसे नाराज हो? आप बात क्यों नहीं कर रहे हो? क्या मेरे पिताजी ने आपके इच्छानुसार दहेज में कुछ कमी रख दी क्या? या मेरे रूप, मेरे सौंदर्य में कुछ कमी है? या मैं आपको पसंद नहीं हूं? कुछ तो जवाब दीजिए। इसने कहा कि नहीं, तुम मेरे कल्पना से भी परे हो, तुम बहुत सुंदर हो, बहुत मृदु स्वभाव की हो, और तुम्हारे पिताजी ने भी कोई कमतरता नहीं रखी, जितना कहा था उससे कई गुना ज्यादा ही दिया है। फिर प्राणेश्वर बात क्या है? आपकी उदासी का कारण क्या है? यही तो बात है कि मैं अपनी बात तुम्हें बता भी नहीं पा रहा हूं, और जब तक बात बताऊंगा नहीं, उस समस्या का समाधान भी नहीं होने वाला है। उसने कहा, ऐसी क्या बात है? यदि समस्या का समाधान मुझे बताए बिना नहीं होने वाला है तो आप बताइए। यही तो बात है कि मेरे पास शब्द नहीं ढूंढ पा रहा हूं कि मैं कहां से शुरुआत करूं। मैं अपने ही बुने हुए मकड़ी के जाल की तरह उसके अंदर फंस गया हूं। उसने कहा, पति परमेश्वर जैसा होता है, आप मेरे परमेश्वर हो, आपकी आज्ञा मेरे लिए शिरोधार्य रहेगी। आपने कुछ बड़ा व्रत लिया है क्या? 1 वर्ष तक पत्नी को नहीं छूने का, ऐसे कई तरह के व्रत होते हैं। आपकी कोई साधना चल रही है क्या? मैं बिल्कुल विघ्न नहीं डालूंगी और उल्टा मुझे खुशी होगी। उसने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, पर यदि मैंने तुम्हें मेरी समस्या नहीं बताई तो कल सवेरे मुझे आत्मदाह ही करना पड़ेगा। पत्नी ने उसके मुंह के ऊपर हाथ रख दिया, आप ऐसी अशुभ बातें मत करो। ऐसी क्या नौबत आ गई है जो आपको आत्मदाह करना पड़ेगा, अग्नि में जल के मरना पड़ेगा? ऐसी क्या बात हो गई? उसने कहा कि देखो, तुम्हें याद होगा जब हम फेरे वगैरह ले रहे थे तो मेरा एक मित्र साथ साथ चल रहा था, हमेशा मेरे साथ में रहता था। उसने कहा, मुझे याद नहीं आ रहा है, पर मैंने शायद देखा है। हाँ, वो पश्चिम दिशा में रहता है। मैंने उसे वचन दिया था कि विवाह होते ही पहली रात्रि में मेरी पत्नी को मैं तुम्हारे पास भेजूंगा। अचानक ये पत्नी जो बैठी थी खड़ी हो गई। आप कैसी बात कर रहे हो? और ये कोई प्रतिज्ञा हुई क्या? आपने जिसको प्रतिज्ञा पूरी करनी है, अर्थात मैं जाऊंगी, मुझे इसके बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है, मेरे को कुछ पूछा ही नहीं, और आप ऐसा वचनबद्ध कैसे क्या हो सकते हो? यदि आपका मित्र हो, सच्चा मित्र है ना, तो आपकी इस बात का वो बुरा नहीं मानेगा। आप व्यर्थ की चिंता छोड़ दो। नहीं, मैं अपने वचनों पे कायम हूं। मैंने उसे वचन दिया था, प्राण जाए पर वचन न जाए। मेरे प्राण निकल जाएंगे चलेगा, पर मैं अपने वचन से मुक्त नहीं हो सकता। पर यह वचन कैसा है स्वामी? ये भी कोई प्रतिज्ञा है क्या? उसने कहा, देखो, जो है सो है। मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मैंने ऐसी प्रतिज्ञा उस समय क्यों कर ली। उसने भी मुझे लाख मना किया था, पर मैं नहीं माना, और उठते उठते मैंने उसे वचन दे दिया और मेरा विवाह पहले हुआ। पत्नी ने कहा, ठीक है, मैं आपको आत्मदाह नहीं करने दूंगी, और आपकी आज्ञा मेरे लिए शिरोधार्य रहेगी। मैं जाऊंगी, पर क्या वापस लौट कर आऊंगी तो आप मुझे स्वीकार कर लोगे? क्या मेरी पवित्रता के ऊपर आपको संदेह होगा?
मैं तो आपके कथनानुसार ही जा रही हूं। क्या हमारा रिश्ता आजन्म, जन्म से लेकर मृत्यु तक ऐसा ही पवित्र रहेगा? कहीं आप वही बात बार बार तो दोहराओगे नहीं कि तू कलंकिनी है, तू पर पुरुष गामिनी है? ये मौन रहा, कुछ बोला नहीं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपनी पवित्रता को बरकरार रखूं, पर उस विधाता ने क्या लिखा है मुझे भी पता नहीं। ये तत्काल उठती है, एक आरती का थाल सजाती है, दिया रखती है और 5-6 राखियां रखती है उसमें। रक्षाबंधन के दिन जो हमारी बहनें हमें बांधती है, कुंकु, अक्षत, सारी चीजें रखकर उसी सुहागन वेश के अंदर वो पति से कहती कि आपका मित्र कहाँ रहता है। उसको एड्रेस वगैरह सब बता देता है, रास्ता बता देता है। दिल के ऊपर बड़ा पत्थर रखकर यह नव विवाहिता चल पड़ती है। रास्ते में 3 चोर इसे दिख जाते हैं। चोरों के मुंह में भी पानी आ जाता है। वाह, आज तो लक्ष्मी खुद चलकर हमारे पास आ रही है, क्या भाग्य है हमारे। इतने सारे स्वर्णाभूषणों से लदी हुई, पहले तो हम इसके आभूषण उतारेंगे, इसके साथ सुख भोग भोगेंगे और इसे रूप की मंडी के अंदर बेच देंगे, वेश्या बना देंगे। ये चोरों का प्लान। जिसके पास जैसी बुद्धि होती है ना, वो आदमी वैसा ही सोचता है और ये फैक्ट है। जैसे ही वो नजदीक आए, इधर इसका पति भी, जिसने प्रतिज्ञा ली थी कि मेरी पत्नी तुम्हारे पास पहली रात को आएगी, सोचा कि देखता हूं स्त्री का चरित्र कैसा होता है। मैंने तो मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर ली, अब देखता हूं इसके ये क्या गुल खिलाती, ये समझाती है या सीधी सीधी जाकर समर्पित हो जाती है, क्या कुछ प्रतिरोध करती है, क्योंकि ये तो मेरी आज्ञा है। पर पता तो चलेगा स्त्री का स्वभाव भी कैसा होता है। चुपचाप ये छद्म वेश बनाकर एक तलवार लेकर उसके पीछे पीछे छुपता छुपाता चल रहा था। चोरों की बातें भी ये सुन रहा था। चोरों ने उसे रोका और कहा कि पहले सारे गहने उतारो। इसने कहा देखो, मैं अपने पति की आज्ञा से उनके मित्र के पास जा रही हूं, मुझे इस समय तुम मत रोको, मेरा जाना बहुत जरूरी है। हाँ, मैं तुम्हें वचन देती हूं, वापस लौटकर ये सारे आभूषण मैं तुमको दे दूंगी। उसने कहा ये फालतू की बातें नहीं करने का हमारे यहाँ पे, हम सब जानते हैं, हम सब समझते हैं, एक बार हमारे हाथ से निकल गई तो तू काहे को वापस आने वाली है। उसने कहा मेरा विश्वास करो, मैं सच कहती हूं। उसकी पवित्रता उसके चेहरे से झलक रही थी। एक तरह से ये लोग भी सम्मोहित हो गए और कहा कि ठीक है, हम विश्वास कर लेते, पर एक बात याद रखना, वापस लौटने के बाद हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। उसने कहा मुझे मंजूर है, और ये चल पड़ती है। दोस्तों, अब पश्चिम दिशा के मित्र के पास आकर दरवाजा खटखटाती है। अंदर से आवाज आती, कौन हो? स्त्री की आवाज सुनकर वो कहती है कि दरवाजा खोलिए, मैं आई हूं। अरे पर तुम कौन हो? कहा कि मैं तुम्हारे मित्र की पत्नी हूं। अपने मित्र का नाम सुनते ही इसने दरवाजा खोल दिया और उसका रूप, उसका सौंदर्य, सजी धजी तो थी, आह, देवताओं की देवांगना के रूप को भी तिरस्कृत कर दे ऐसा उसका सौंदर्य था, उसका रूप था, उसका लावण्य था। वो देखते ही रह गया, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था अपनी आंखों के ऊपर, ये स्वर्ग से कोई अप्सरा तो नहीं आके उतरी है। अपने आप को संभालते हुए कहा, कहो क्या बात है, इतनी मध्य रात्रि के अंदर तुम क्यों आई हो? क्या मेरा मित्र सही तो है ना? उसे कोई तकलीफ तो नहीं आई है? उसके ऊपर कोई विघ्न तो नहीं आया है जो तुम्हें आना पड़ा?
यदि ऐसी कोई बात है तो मैं तुम्हारे साथ अभी चलता हूं। एक सांस में उसने कई सारे सवाल पूछ दिए। इसने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वे सही सलामत है, पर उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि विवाह के पश्चात पहली रात्रि को वे अपनी पत्नी को आपके पास भेजेंगे। मैं उनकी पत्नी हूं और उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि मैं आपके पास आऊं। इसने स्त्री की परीक्षा लेने के लिए पूछ लिया, तुम्हारा क्या इरादा है? मेरा क्या इरादा? मैं तो अपने पति के वचनों से बंधी हुई हूं, पर मेरा इरादा यदि आप पूछना चाहो तो कोई स्त्री ऐसा नहीं चाहेगी कि विवाह की पहली रात छोड़ो, कभी भी पराये पुरुष का चिंतन मात्र तक करे। ये मेरी कैसी मजबूरी है, ये विधाता ने क्या लेख लिखा है जो मेरे पति को क्या सूझी और उन्होंने आपको वचन दे दिया। बाकी मेरे जैसी अभागी इस संसार के अंदर शायद ही कोई होगी। मुझे अपने आप के ऊपर आत्मग्लानि हो रही है कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे ही क्यों चुना गया। और उसकी आंखें डबडबाने लगी। स्त्री का चरित्र ही उसका सबसे बड़ा गहना होता है, और आज मैं अपने चरित्र को दांव पर लगाने आ गई। मैं अपने पति के वचनों के अंदर बंधी हुई हूं। हे शासन देवता, मेरी रक्षा करना। इस मित्र ने कहा, यह कैसी विडंबना है आज। साक्षात सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित एक स्त्री जो कि विवाह की वेदिका से उठकर ससुराल में आती है और पहली सुहाग रात मनाने के लिए दूसरे के पास जाती है, मन ही मन वो इस संसार की विचित्रता के ऊपर चिंतन करने लगा, चिंतन के आलोक में आलोकित होने लगा। दोस्तों, एक स्त्री सुनसान नीरव रात्रि को किसी पराये पुरुष के पास जा रही है और होके कह रही है कि मुझे अपने पति ने आपके पास भेजा है, आप मुझे स्वीकार करो, तो क्या उसको छोड़ देना चाहिए? आगे क्या होगा? इसका मित्र क्या सचमुच में इसका शील भंग कर देगा? रात्रि की इस नीरवता का फायदा उठाएगा? चोर जो 3 थे उसमें से भी एक चोर छुप छुप के इसके सचमुच में पीछा करने लग गया था। इसका पति भी चोरी छुपे ये सब कुछ देखने के लिए आ चुका था, ये सब कुछ देख रहा था। क्या होगा, कैसे होगा? ये तो दोस्तों कई सवाल आपके मन मस्तिष्क के अंदर इस समय में आ रहे हैं, और कई लोग मुझे फोन करके बोलते हैं कि सर आप है ना फटाफट कहानी सुना दो ना, कितना लंबा करते हो। पर दोस्तों, सस्पेंस में मजा ही कुछ और आता है। जिज्ञासा हमारी जागृत रहनी चाहिए। आप भी चिंतनशील हो, मननशील हो, अध्ययनशील हो। आप चिंतन कीजिएगा आगे क्या हो सकता है, क्या इस कहानी का सार निकालेगा विक्रमादित्य और ऐसा क्या सवाल दागेगा, वो तो सुनने के पश्चात ही कल आपको पता चलेगा। कल इस कहानी को हम समाप्त करने की कोशिश करेंगे। वैसे कहानी बहुत बड़ी लंबी है, पर मैं इसे संक्षिप्त में ही करने की कोशिश करूंगा। समय हो चुका है, मैं इजाज़त चाहता हूं। और हाँ दोस्तों, मेरे इस प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।